is chapter 9. The name of this chapter is flow of control. First topic is multiple choice questions. Under the multiple choice question, the first statement is, in a Python program a control structure. मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है. ठीक, डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम. यानी किसी भी प्रोग्राम में कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा उसका ऑर्डर हम लोग किस में करते हैं, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में. ठीक, पाइथन में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं, लूपिंग यूज करते हैं, तो किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन ही तो कंट्रोल किया जाता है. तो यही ऑप्शन सही भी है, मैंने इसको मार्क कर रखा है पहले से. क्वेश्चन 2, एन एम्प्टी एंड नल स्टेटमेंट. एम्प्टी एंड नल स्टेटमेंट, ठीक, इन पाइथन इज पास. मैंने क्लास में बताया था 3 आपको जंप स्टेटमेंट मिलते हैं. एक ब्रेक होता है और एक कंटिन्यू होता है और एक पास होता है. पास क्या करता है? पास कुछ भी नहीं करता है, वो एक स्टेटमेंट आपको ऐसे ही रन करा देता है. जबकि नेक्स्ट इसमें क्या होता है, कंटिन्यू में क्या होगा, जो भी कंडीशन लिखोगे केवल उस पार्ट को स्किप करेगा. और अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है तो जहां पर भी आप ब्रेक यूज करेंगे उसके बाद जो कंडीशन होगी वो कंडीशन ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, यानी एबनॉर्मली अगर आपको टर्मिनेट करना है तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है. ठीक, क्वेश्चन 3, द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द पाइथन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज नोन एज क्या? सीक्वेंस. बेटा सिलेक्शन क्या होता है? जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, जैसा हम लोग इस फ्लो ऑफ कंट्रोल में लूप के थ्रू और उसके थ्रू करते हैं, इफ एल्स के थ्रू. सिलेक्शन स्टेटमेंट है ना, इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट है और फॉर और वाइल ये रिपीटिशन स्टेटमेंट है. जबकि सीक्वेंस में क्या होता है, अगर आपने ऐसा कुछ यूज नहीं किया तो सारे सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है. द कंस्ट्रक्ट अलाउड टू चूज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन. जो भी कंडीशन देते हैं वो सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं. सिलेक्शन में बेटा कौन कौन से? एल्स, इफ एल्स या एलिफ. ठीक है, ये तीनों ही सिलेक्शन स्टेटमेंट है. क्लियर. क्वेश्चन 4, द कंस्ट्रक्ट repeats a set of statement a specific number of times or as long as a condition is true. कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, रिपीट होता है. इसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं? रिपीटिशन. ठीक, रिपीटिशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है? फॉर एंड वाइल लूप. रिपीटिशन के लिए हम लोग फॉर एंड वाइल लूप यूज करते हैं. ठीक, ये देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट? इफ एल्स, इफ या इफ एल्स. इफ एल्स को हम लोग एक साथ में एलिफ भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये है सिलेक्शन स्टेटमेंट. अगर यहीं पे रिपीटिशन होता तो फॉर और वाइल से ही हो जाता. अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक अ रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट? रिपीटिशन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर एंड वाइल. जबकि सिलेक्शन के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन से हैं? इफ एल्स. और रिपीटिशन कौन है? फॉर एंड वाइल लूप. ठीक, सिलेक्शन में क्या होता है? 2 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से एक एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा. अगर एक ट्रू हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ये इसकी कंडीशन होती है. जबकि रिपीटिशन में सेम स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग बार बार नंबर ऑफ टाइम जितने हम कंडीशन में देंगे उतने नंबर ऑफ टाइम उसको रिपीट करा सकते हैं सेम कंडीशन को. इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ ब्लॉक इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट? इसको मैं बार बार क्लास में दिखाता भी रहता हूँ. कोलन नहीं होता है. ठीक, अ स्टेटमेंट इंडेंटेड एट अ लोअर. इंडेंट मैंने बताया बार बार कि जैसे हम कोलन इफ लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट के बाद लास्ट में कोलन लगाया जाता है, कोलन लगा के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इंडेंट क्रिएट हो जाएगा. तो इंडेंट स्टेटमेंट्स इंडेंटेड एट अ
लोअर सेम लेवल मतलब उसी सेम लाइन में जितने भी होंगे वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होते, ये C++ में यूज होते थे या दूसरी लैंग्वेज में जावा वगैरह में यूज होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, what signifies the end of a statement block or suit in Python? ठीक, a line that is indented less than the previous line। एंड कहाँ मानते हैं? जैसे जहाँ मान लीजिए ये लाइन देखिए, ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? यहाँ से। इसके बाद इसके 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, कहाँ से? थोड़ा सा आगे, ये इंडेंट है। मान लीजिए ये वाला इस वाले क्वेश्चन का इफेक्ट केवल यहाँ तक रहेगा और ये आपको दिख भी रहा होगा। अगला कहाँ से शुरू हो गया है? जस्ट उसके नीचे से। ठीक, तो ये इंडेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। यहाँ बेटा 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ नॉट लगा है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अक्सर ऐसी गलती हो जाती है कि आप नॉट ध्यान नहीं रखते हैं और जो सही होता है उसको गलत करके चले आते हैं। तो इफ 1, 2 यहाँ कोलन लगा है, प्रिंट फू सही लिखा हुआ है। ठीक, यानी ये एग्जीक्यूट करेगा। इसमें देखिए यहाँ पर कोलन नहीं लगा है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमको नॉट ही बताना था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन भी सही है। इफ 1, 2, अब यहाँ पे देखिए कोलन तो लगा है लेकिन इंडेंट नहीं है, जबकि ये कहाँ से होना चाहिए था? ये कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा उससे हट के होना चाहिए था, यहाँ से शुरू होता ऐसे, तो ये सही होता। तो कुल मिला के इसको दिखाना तो गलत था। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट, इसमें कोलन नहीं लगा है इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसमें कोलन लगा है बट इंडेंट सही नहीं है, इंडेंट ठीक नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 11, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डिस्प्ले? पाइथन प्रोग्राम डिस्प्ले क्या करेगा? अगर हम सेम एज इट इज ये लिखेंगे, x = 3, इफ x = ये इफ में बेटा कंडीशन दी गई है, प्रिंट एम आई हेयर क्वेश्चन मार्क, फिर एंड में स्पेस दिया गया है, एलिफ x = 3, प्रिंट और हेयर। क्लियर? प्रिंट और हेयर और एंड के बाद स्पेस, एल्स में पास। अब देखो मैंने अभी पास स्टेटमेंट आपको बताया था, पास क्या करता है? पास उस ब्लॉक को सीधे सीधे पास कर देता है बिना एग्जीक्यूट किए हुए। ठीक, यानी एम्प्टी रन अगर कराना है तो करा देगा। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा इसका? ये प्रोग्राम डिस्प्ले क्या करेगा? एम हेयर और हेयर, एम आई हेयर और हेयर, इसमें करेगा और हेयर फिर और ओवर हेयर। ऐसा क्यों करेगा? देखिए इसमें ऐसा इसलिए करेगा, मैंने पहली x की वैल्यू क्या है बेटा? फर्स्ट टाइम 3, यहाँ पे क्या है? x = 3 मीन्स ये स्टेटमेंट तो रन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 थोड़ी ना है। x की वैल्यू 0 होगी तभी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब वो आएगा एलिफ पर, एलिफ पर x की वैल्यू 3 यानी एलिफ वाली कंडीशन तो सही हो जाएगी, तो वो प्रिंट करेगा क्या? ओवर हेयर प्रिंट करेगा। ठीक, इसके बाद क्या है? एंड में स्पेस दिया गया है, यानी नई लाइन चेंज नहीं करेगा। और फिर अगला स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट को पास किया गया, यानी एज इट इज प्रिंट करा दिया गया है। ठीक, मतलब केवल पास कराया गया है। और फिर यहाँ पे इंडेंट देखिए बेटा, ये जो लास्ट प्रिंट लिखा हुआ है इस पर ना एल्स का इफेक्ट रहेगा, ना एलिफ का इफेक्ट रहेगा, ना इफ का इफेक्ट रहेगा। भाई इफ का इफेक्ट केवल इस लाइन पर, यहाँ तक, एलिफ का इफेक्ट केवल इस लाइन पर, एल्स का इफेक्ट केवल पास तक। तो ये वाली लाइन तो ऑटोमेटिक रन कर जाएगी, किसके बाद? इस वाली लाइन के बाद। तो ओवर हेयर प्रिंट करेगा क्योंकि कोट में लिखा हुआ है, ओवर हेयर प्रिंट किया और फिर और ओवर हेयर दोनों एक साथ प्रिंट करेगा सेम लाइन में, क्योंकि आपने एंड यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द यूजर इनपुट 2, अगर कोई यूजर 2 इनपुट करता है, नंबर न्यूमेरिक में 2, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड शिप प्रिंट? x में यहाँ लिखा फ्लोट इनपुट, वही जैसा मैं इनपुट फंक्शन यूज करता हूँ वैसा ही फंक्शन है। इफ x = 1, प्रिंट यस, एलिफ लगा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब बेटा देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिखा है ना, तो और यूजर क्या इनपुट कर रहा है? 2, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो चलेगी नहीं। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी केवल ये कंडीशन
ट्रू होगी, ठीक, तो वहां क्या प्रिंट करना है, मे बी, और एल्स में प्रिंट करना है नो, तो एल्स तो जाएगा नहीं, कौन सा प्रिंट होगा, मे बी प्रिंट होगा, ठीक। यस, मे बी, नो, तीन ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा मे बी प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। कोड दिया हुआ है ए इंटीजर इनपुट एंटर एन इंटीजर, बी में भी एक इनपुट, यानी दो वेरिएबल ए और बी लिए गए हैं, उनको इनपुट कराया गया है। फिर अब चेक कराया जा रहा है इफ, बेटा इफ में कहीं कहीं ऐसा ब्रैकेट दिखेगा और कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं भी दिखेगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये सही दोनों हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा भी देता हूँ, नहीं भी हटा सकता हूँ। यहाँ ए और बी की दो वैल्यू दी हुई है। अब ए यूजर कोई भी इनपुट करेगा, लिखा है इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या प्रिंट करे, b इक्वल टू b प्लस 1, एल्स a इक्वल टू a प्लस 1। अगर a की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, छोटी हो, ठीक, तो क्या करना है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अब यूजर ने क्या इनपुट किया होगा, इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट करे w एलिफ। अब ये कंडीशन सारी दी हुई हैं, एलिफ में a ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करे x, और इफ ये सारी कंडीशन, और ये दी हुई है सारी सेम लाइन में। अब 2 पेज में आ रहा है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको आप ठीक से देखिएगा। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, what letter will be printed if users enter 0 for a and 0 for b। अब यूजर दोनों के लिए 0 इनपुट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ओनली y प्रिंट होगा। कैसे हुआ ओनली y प्रिंट होगा, यहाँ देखिए कंडीशन क्या दी हुई, इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ये एक ब्लॉक है, उसके अंदर w प्रिंट होगा, ठीक। फिर तुरंत अगली कंडीशन 0 हो जाती है, अगली कंडीशन क्या हो जाती है, अगली कंडीशन एलिफ में लगी हुई है और वो उसके अंदर नहीं है। उसके बाद इफ a इक्वल टू 0 प्रिंट x, इफ b इक्वल टू 0 y, एस प्रिंट z, ठीक। तो यहाँ पे y ही प्रिंट करेगा क्योंकि जो दोनों ही ग्रेटर की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ठीक। इफ में यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, y प्रिंट हो जाएगा, ठीक, ओनली y प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इंटीजर 2 इनपुट लिए गए हैं, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। अब दोनों में सेम क्वेश्चन था, अगर 1 इनपुट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, तो 1 इनपुट करेंगे, तो 1 इनपुट करने पर आपको w एंड y दोनों प्रिंट होंगे। w एंड y क्यों प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, और a और b की वैल्यू 1 इंटर की गई, तो 0 से तो ग्रेटर ही है ना, 0 से तो बड़े ही हैं, इसलिए वो क्या प्रिंट कर देगा, पहले w प्रिंट करेगा, फिर इंटरनल कंडीशन चेक करेगा। इंटरनल कंडीशन चेक करेगा तो वहां पर एक एलिफ में आएगा, ठीक। एलिफ में आने पर उसको फिर से क्या मिल जाएगा, ये 2 कंडीशन ट्रू नहीं होंगी इफ एलिफ वाली, फिर यहाँ पर b इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन 0 में इसको y कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक ही एग्जीक्यूट करता है। तो w एंड y ये दोनों प्रिंट होने हैं, ठीक। इनको हम लोग कंपाइलर पे भी करके देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, 2 इंटीजर वैल्यू दी हुई हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, इफ इज a इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो b में 1 ऐड कर दे, अदरवाइज a में ऐसा रखें। अब क्या है, पहली कंडीशन तो यहाँ से शुरू हो जाती है, अब इसमें वो ऐड वगैरह करने के बाद ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, what letter will be printed if the user enters 1 for and -1 for b। अब देखिए पहली वाली कंडीशन से हम लोग चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 0 से ग्रेटर या 0 से लेस और 0 के इक्वल,
और उसने फर्स्ट ए के लिए क्या इनपुट किया है 1, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स एग्जीक्यूट होगा तो ए प्लस 1 कर देगा। ठीक, सेम कोड है, बस उसमें इनपुट अलग अलग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर x और z प्रिंट होगा, इसको आप ध्यान से बुक में देखेंगे। ठीक, तो x एंड z प्रिंट होना है इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा, x एंड z। पूरा प्रोग्राम अगर आप सेम स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप के आउटपुट वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और इसी में आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम है, कोड 2 इनपुट कराए गए हैं। अब यहाँ पर इफ़ की वैल्यू चेक कराई जा रही है और एल्स की वैल्यू नहीं, सेम कोड है लेकिन इनपुट चेंज होगा। इनपुट क्या कर रहा है, ए के लिए 1 और बी के लिए 0। अब ए के लिए इफ ए इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या होगा, बी के लिए 0 इनपुट कराया गया है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, एल्स वाले पार्ट में आएगा नहीं। अब अगले बार इफ दिया हुआ है, इफ इज ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो डब्ल्यू प्रिंट करेगा। अब डब्ल्यू तो प्रिंट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी 0 से ग्रेटर है ही नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू तो 0 ही दी गई है ना। तो यहाँ पे क्या डब्ल्यू नहीं प्रिंट करेगा, फिर आएगा कौन सा, एक्स एंड जेड प्रिंट होगा आके, यानी ये वाली कंडीशन, एक तो एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर और एक एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए एक्स एंड जेड प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, 2 इंटीजर इनपुट कराए गए, इसमें इनपुट चेंज होगा थोड़ा, -1 दोनों के लिए इनपुट कराया जा रहा है। तो कंडीशन देखिए यहाँ से क्या बन रही है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देखिए क्या है, यहाँ पर ए लेस देन है, हाँ है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी में 1 प्लस हो जाएगा। बी की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू क्या है -1, और -1 में +1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अब अगली कंडीशन चेक होती है, अगली कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन क्या ट्रू होगी, नहीं होगी, क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू एक साथ 0 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू प्रिंट नहीं हो सकता। अब क्या प्रिंट होना है, केवल इसमें जेड, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, केवल इसमें जेड प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें केवल जेड स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यही स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 18 थोड़ा रेंज टाइप का है, जैसे हम लोग रेंज लिखते थे, व्हाट वैल्यू और जनरेटेड व्हेन द फंक्शन रेंज 6, 2 0 और -2 इज एग्जीक्यूटेड। अगर ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो 6 आएगा, ठीक, 4 आएगा और 2 आएगा। हर बार -2 करना है ना, तो 6 से शुरू करेगा तो 6 को प्रिंट करेगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 4 को प्रिंट करेगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो किसको प्रिंट करेगा, 2 को। बेटा ये स्टार्ट लिमिट है, लोअर लिमिट बता रखा हूँ पहले क्लास में कि इंक्लूड होती है, जबकि अपर लिमिट जो है जहाँ तक लास्ट जाना है उसको वो एक्सक्लूड रहती है। तो 0 तो आएगा नहीं, तो हर बार 2 माइनस करते रहेंगे तो 6, 4, 2 प्रिंट होगा। 0 ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होंगे, ये भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इसमें 6 इंक्लूड नहीं है इस वाले में। तो ऑप्शन 3 सही है, आपको रेंज फंक्शन क्लास में ठीक से पढ़ाया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप इन पाइथन। कौन सा लूप वैलिड नहीं है। देखिए फॉर भी होता है, वाइल भी होता है, डू वाइल कोई लूप पाइथन में नहीं होता, और एल्स इफ एल्स भी लूप थोड़ी ना है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड, क्वेश्चन में नॉट का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी निगेटिव पूछ लेता है और आप लोग निगेटिव ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द होल लूप। पूरा लूप कौन सा स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देगा, ठीक, इसको देखना है। ब्रेक स्टेटमेंट, अभी मैं इससे पहले बता चुका हूँ। पास क्या करता है, पास सिर्फ एम्प्टी लूप को रन करा देता है, कुछ नहीं करता है।
कंटिन्यू क्या करता है, उस स्टेप, जिस स्टेप पे आपने कंटिन्यू लगाया है सिर्फ उस स्टेप को स्किप करेगा, बाकी लूप को कंटिन्यू रखेगा। और कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या करता है ब्रो, ब्रेक प्रोग्राम को जहां पर भी ब्रेक लगाया जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट लिखते ही जो भी लूप होगा, चाहे जितनी कंडीशन बाकी हो, वहीं पे तुरंत एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ब्रेक। आपको तीनों स्टेटमेंट बता रखा हूं, पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू। गो टू ऐसा कुछ है नहीं। Which of the following statement will terminate only the current pass? करंट पास अभी बता रखा हूं, केवल वही स्टेप को पास करेगा, करंट स्किप करेगा, टर्मिनेट करेगा जहां पर कंटिन्यू लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सही, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन रेंज 3 इज इक्विवेलेंट टू। अगर आपने 3 लिखा है तो इसका मतलब ये मान लेगा कि अगर आपने केवल एक ही लिमिट दी है अपने पाइथन में, तो वो 0 से स्टार्टिंग वो 0 से मान लेगा। ठीक है, 0 और 3 या 0, 3 और 1 ये दोनों एक ही काम करेंगे। मतलब 0 से लेकर के 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि और 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर आप पाइथन में, हम लोग फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज करते हैं, अगर आपने केवल 3 लिख दिया है तो उसको स्टॉप पोजीशन मानेगा और उससे पहले वो स्टॉप करेगा। नेक्स्ट है फंक्शन रेंज 3 विल एंड इन, हाँ, इटरेटेबल सीक्वेंस लाइक। अगर ये 3 करेंगे तो 0, 1, 2, 3 एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है, मैं बता रखा हूं अभी कि अपर लिमिट ही एग्जीक्यूट होती है, लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग जो होती है केवल वही एग्जीक्यूट होती है, बाकी और कोई एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं फंक्शन रेंज 0, 5, 2। अब देखिए रेंज से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, इसकी थोड़ा सा ठीक। रेंज फंक्शन, अगर आप रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं 0, 5, 2, इसका मतलब क्या है, मतलब 0 करेगा, 0 में 2 ऐड करेगा, फिर 2 में फिर 2 ऐड करेगा, यानी 0 से स्टार्ट होना है, 5 तक जाना है और 2 का इंक्रीमेंट है, 2 स्टेप उसको जंप करना है। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है फंक्शन रेंज 10, 5, -2, मतलब स्टार्टिंग उसकी बेटा ये क्या है, स्टार्टिंग है 10 से और उसको आना कहाँ तक है, 5 तक, और हर बार 2 माइनस करना है। तो मतलब इसमें 10 में 2 माइनस करेगा तो 8 आएगा, 8 में भी 2 माइनस करेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में 2 अगर माइनस कर देते तो 4 आएगा, जो कि इस लिमिट से बाहर है, इसलिए वहीं पर ये रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो ये रेंज आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, फंक्शन रेंज, एक ही रेंज पर कितने, विल एंड इन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, ऐसा, ये आपको अभी सिंबल नहीं समझ में आ रहे होंगे। ठीक, ये एम्प्टी रेंज कराने के लिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन सेम है क्या, अच्छा +2 करेगा, हाँ देखिए बेटा यहाँ पर +2 है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल जरा सा सेम, देखो मुझे भी ध्यान नहीं रहा है, यहाँ -2 लगा हुआ था, यहाँ +2 लगा है। ये तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, केवल ब्लैंक खाली, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग बोल रहे हैं 10 से करने के लिए और जाना कहाँ तक है, 5 तक, यानी उल्टा लूप चलना चाहिए। और हर बार 2 ऐड करा रहे हैं, यानी पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है ना, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 तक जाना ही नहीं था, वो तो उल्टा आना था वापस, इसलिए ये वाला लूप क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, यानी ये ऐसे ही लूप डिस्प्ले करा देगा। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द लूप गिवन बिलो फॉर i इन रेंज -5 प्रिंट i। ठीक, i को अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं रेंज -i, हाउ मेनी टाइम विल दिस लूप रन, ये कितनी टाइम रन करेगा।
ये एक भी टाइम रन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमने नेगेटिव टाइम इसको रन कराया है। ये 0 टाइम आप नेगेटिव में किसको कर सकते थे, नेगेटिव में कर सकते थे उसके स्टेप को, अपडेशन या इंक्रीमेंट या उसको अपडेट कर सकते थे पॉजिटिव या नेगेटिव में, ठीक है। तो ये एक भी बार रन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज 10, 5 -3। ये तो सब लोग आसानी से बता लोगे। हाउ मेनी टाइम विल दिस लूप रन, 2 टाइम, नंबर ऑफ टाइम बताना था। टाइम कैसे काउंट करेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम 10 से स्टार्ट करेगा और 5 तक आना है, तो 10 में वो 3 माइनस करे, और माइनस कितना करना है 3, तो 10 में 3 माइनस करेगा तो क्या प्रिंट होगा बेटा, 7 प्रिंट होगा। मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ 7 प्रिंट होगा। 7 प्रिंट होने के बाद अगला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या करेगा, ध्यान दीजिए, अगला स्टेटमेंट 7 में फिर से 3 माइनस कर देगा, तो क्या आएगा रिजल्ट 4। 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे 5 लोअर लिमिट 5 दी हुई है तो ये तो आ नहीं सकता है, लेकिन 2 बार प्रिंट नहीं करेगा इसको। तो फर्स्ट टाइम 10 वाले से चलेगा, दूसरे वाले से 7 टाइम चलेगा। इसका मतलब 2 बार ये लूप रन करेगा और प्रिंट करेगा केवल 7, ठीक है। कंसीडर द लूप, सेम वही फॉर आई इन रेंज 3, और नीचे लिखा है पास, ये क्या करेगा, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर दिस लूप। फाइनल वैल्यू क्या होगी इसकी, फाइनल वैल्यू होगी 2। क्यों होगी, क्योंकि ये लोअर दी हुई है ना, ये लास्ट, अगर एक ही वैल्यू कोई दी है इसका मतलब कि वो स्टॉप पोजीशन दी हुई है। स्टॉप पोजीशन पे क्या होता है कि वो एक्सक्लूड रहती है, ठीक। तो 1 होगी 2 होगी, तो 2 वैल्यू आपको दिखेंगी, यानी इसकी लास्ट फाइनल वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्वेश्चन 30 कंसीडर द फॉलोइंग लूप फॉर आई इन रेंज 7 से 4 तक आना है, -2 करना है, ठीक। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर दिस लूप। बेटा देखो ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक। तो जैसे ये लूप यहाँ से इस लाइन को रीड करेगा तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, तो लूप की फाइनल वैल्यू या पहली वैल्यू ही फाइनल वैल्यू हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू आई की वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि इसके बाद वो चलेगा ही नहीं, उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक। कभी कभी फाइनल वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।